जय हिंद दोस्तों, स्टडी पॉइंट जीआरपी में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग करने वाले हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का सेकंड शिफ्ट 25 तारीख वाला पेपर करने वाले हैं। तो आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है। तो चीन जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है। और इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को देख लेते हैं जो आगे वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सार्क का सदस्य चीन नहीं है। सार्क में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका सदस्य हैं। ये सभी सदस्य हैं इसके। सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसका उद्देश्य दक्षिण एशिया के देशों के बीच सहयोग और विकास को बढ़ावा देना है। सार्क के सदस्य देशों में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं। चीन दक्षिण एशिया का हिस्सा नहीं है, इसलिए वह सार्क का सदस्य नहीं है। आगे देख लेते हैं कुछ फैक्ट। यह एसोसिएशन का सचिवालय 17 जनवरी 1987 को काठमांडू में स्थापित किया गया था। मतलब इसकी स्थापना 17 जनवरी 1987 में काठमांडू में हुई थी। इसको भी याद रखेंगे आप लोग। और सार्क क्या है ये बताया गया है। सार्क तो देख लेते हैं। सार्क चार्टर में उल्लिखित एसोसिएशन के उद्देश्य क्या है इसके। दक्षिण एशियाई के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना और उनके जीवन स्तर में सुधार लाना, क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाने के लिए, और सभी व्यक्तियों को गरीबी में रहने और अपनी पूर्ण गरिमा में रहने गरिमा में रहने और अपनी पूर्ण क्षमता का एहसास करने का अवसर प्रदान करता है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो कुछ फैक्ट देख लेते हैं इससे जुड़े। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा जो है कि अनुच्छेद 80 में दी गई है। राज्यसभा के बारे में देख लेते हैं अब। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसका विघटन नहीं होता है। इसकी अधिकतम संख्या 250 है। वर्तमान राज्यसभा की कुल सदस्यता 245 है। हालांकि हर दूसरे साल 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। हर तीसरे साल की शुरुआत में नए चुनाव और एक राष्ट्रपति के नामांकन द्वारा उन सीटों को भरा जाता है। और आगे देख लेते हैं। राज्यसभा में SC/ST के लिए कोई सीटें आरक्षित नहीं है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के मुताबिक राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ये भी पूछा जा सकता है कितने वर्ष का होता है कार्यकाल राज्यसभा का। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है जो साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा के क्षेत्र से विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, ऋग्वेद में सोमरस का वर्णन मुख्यतः किस मंडल में मिलता है। तो मिलता है 90वें मंडल में मिलता है सोमरस का। आगे कुछ फैक्ट जुड़े हैं इससे, मैं महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। ऋग्वेद का 9वां मंडल को सोमरस मंडल भी कहा जाता है। इस मंडल के सभी 114 सूक्त सोम देवता को समर्पित हैं। इसमें सोमरस की स्तुति, उसकी शुद्धता, प्रक्रिया और यज्ञों में उसके महत्व का वर्णन मिलता है। आगे देख लेते हैं। ऋग्वेद के 9वें मंडल सोम मंडल कहलाता है, जिसमें सोमरस, सोम के रस का प्रशंसा की गई है। इस मंडल में 114 सूक्ति हैं जो सोम रस के से संबंधित हैं और इसे वौमान सोम के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी। ये थी भारत की, मतलब पूछ रहा है सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश। तो फातिमा बीबी थी सर्वोच्च न्यायालय की। तो और उच्च न्यायालय की पूछ सकता है, तो उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश थी लीला सेठ थी। ये भी पूछ सकता है और इसका आंसर ये होगा। आगे देख लेते हैं। जो फातिमा बीबी भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। उन्हें 6 अक्टूबर 1989 को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, जहां 29 अप्रैल 1992 को सेवानिवृत्त हुई थी। आगे कुछ देख लेते हैं फैक्ट इससे जुड़े महत्वपूर्ण। वरिष्ठता के अनुसार बीवी नागरत्ना 2027 में भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने का अनुमान है।
लीला सेठ एक भारतीय न्यायाधीश थी। उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश के रूप में कार्य किया और बाद में वह 5 अगस्त 1991 के राज्य उच्च न्यायालय अर्थात हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? तो ये है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। और इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। यह नवी मुंबई में स्थित है। यह बंदरगाह अकेले ही देश का लगभग 40% समुद्री माल का प्रबंधन करता है। यह बंदरगाह कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के लिए प्रमुख कार्गो हब के रूप में कार्य करता है। और आगे है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट JNPT को नहवा सेवा के नाम से भी जाना जाता है। ये भी पूछ सकता है किससे नाम से जाना जाता है, तो आप लोग बता देंगे इसको। यह बंदरगाह महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के लिए एक प्रमुख कार्गो हब के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, PM किसान योजना क्या है पूछा गया था। ये पिछले वाले शिफ्ट में पूछा गया था। तो PM किसान योजना के तहत पात्र भूमि धारक किसान परिवारों को 2000 के 3 समान किस्तों सालाना 6000 प्रदान किए जाते हैं। और कुछ इससे जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक केंद्रीय योजना है जिसका उद्देश्य किसान को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, आंध्र प्रदेश श्रमिक आंदोलन से जुड़ी एक बड़ी त्रासदी हुई थी, उसका कारण क्या था? कारण पूछ रहा था जो आंध्र प्रदेश में त्रासदी हुई थी। तो यह त्रासदी श्रमिकों की अपेक्षा असुरक्षित कार्यस्थल और दमनकारी रवैये का परिणाम था। चगल्ला फैक्ट्री अग्निकांड में हुआ था। ये इसका फैक्ट्री का नाम है। यह स्थान है एल्लूर जिला आंध्र प्रदेश, जो स्थान का नाम है। और घटना कब हुई थी? 1990 के दशक में हुई थी। संबंध है इसका मजदूर आंदोलन, खराब कामकाजी हालात, मजदूर की अनदेखी करना। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, राइबोसोम्स का कार्य क्या है? तो राइबोसोम्स का कार्य पूछा जा रहा है कि हो जाएगा कार्य इसका। राइबोसोम्स प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। राइबोसोम का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना है। यह कोशिका के भीतर महत्वपूर्ण अंगक जो आनुवांशिक जानकारी mRNA को प्रोटीन में बदलता है। आगे है राइबोसोम के कार्य बताया गया है। प्रोटीन का संश्लेषण करना है। राइबोसोम mRNA से प्राप्त निर्देश के अनुसार अमीनो एसिड को जोड़कर प्रोटीन श्रृंखला बनाते हैं। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, राजस्व घाटा क्या है? तो राजस्व घाटा पूछा गया है। तो राजस्व घाटा का मतलब है सरकार की आय यानी रेवेन्यू रेसिप्ट्स और राजस्व व्यय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच का अंतर जब व्यय आय से अधिक हो। तो राजस्व देख लेते हैं क्या होता है। घाटा राजस्व प्राप्तियां, मुख्य बिंदु इससे क्या क्या हैं देख लेते हैं। मुख्य बिंदु हैं राजस्व प्राप्ति, टैक्स और नॉन टैक्स इनकम जैसे GST, आयकर, शुल्क, लाभांश आदि में जैसे GS1, राजस्व व्यय सरकार द्वारा प्रशासन, ब्याज भुगतान, पेंशन, सब्सिडी आदि पर किया खर्च। यह घाटा देश की वित्तीय स्थिति के कमज़ोर होने का संकेत है। इसे दूर करने के लिए सरकार को या तो उधार लेना पड़ता है या पूंजीगत परिसंपत्तियों को बेचना पड़ता है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, संसद के कुल सदस्य कितने हैं? संसद के कुछ सदस्यों की संख्या पूछी जा रही है कि वर्तमान में कुल सदस्यों की संख्या 543 है। लोकसभा का संगठन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से किया जाता है। संविधान में व्यवस्था की सदन की अधिकतम सदस्यता संख्या 550 होगी। 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे, 20 सदस्य संघीय प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करेंगे।
वर्तमान में सदन की सदस्य संख्या 543। लोकसभा का कार्यकाल यदि इसे भंग ना किया जाए तो इसकी प्रथम बैठक के लिए नियुक्त तिथि 5 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, मुगल शैली को किसने प्रभावित किया है? किसने प्रभावित किया है? देखिए, मुगल शैली का प्रमुख रूप से फारसी, तुर्की, मंगोलिया और भारतीय शैलियों ने प्रभावित किया है। और इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को देख लेते हैं। मुगल चित्रकला शैली को मुख्य रूप से फारसी, ईरान और भारतीय कलात्मक परंपराओं के संश्लेषण से प्रभावित किया गया था। इसके अलावा यूरोपीय कला, विशेष रूप से चित्रकला की पश्चिमी तकनीकों जैसे छायांकन और परिप्रेक्ष्य ने भी मुगल चित्रकला को प्रभावित किया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, शुक्र मिशन का उद्देश्य क्या है? वेनस मिशन, यानी शुक्र, इसे इंग्लिश में वेनस बोलते हैं शुक्र को, का उद्देश्य शुक्र ग्रह वेनस के वातावरण, सतह संरचना और वायु और जलवायु का अध्ययन करना था। इसका उद्देश्य। और शुक्र मिशन का प्राथमिक उद्देश्य ग्रह के वायुमंडल, सतह और वैज्ञानिक विशेषताओं का अध्ययन करना है ताकि इसके विकास और पृथ्वी के साथ इसके संबंध को समझा जा सके। आगे है, विशिष्ट उद्देश्य में वायुमंडलीय संरचना तथा सतह स्थलाकृति और उपसतह विशेषताओं का विश्लेषण, साथ ही सूर्य के साथ ग्रह की अंतः क्रिया की जांच करना शामिल है। 13 नंबर क्वेश्चन है, वॉरियर्स ऑफ द डेक्कन पुस्तक के लेखक कौन है? ये हैं अनिरुद्ध कानिसेट्टी। तो हर सेट में बुक से ज़रूर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग इसको याद रखेंगे, बुक सभी आप लोग पढ़ लेंगे। यह एक गैर काल्पनिक इतिहास पुस्तक है जिसमें डेक्कन क्षेत्र के मुख्य मध्ययुगीन राजवंशों चालुक्य, राष्ट्रकूट, कल्याण, चालुक्य और चोलाओं की विस्तृत कहानी बताई गई है, लगभग 6वीं से 12वीं शताब्दी तक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस कारण चलाया जा सकता है? तो चलाया जा सकता है संविधान के उल्लंघन के आरोप में। संविधान के उल्लंघन के आरोप में चला जा सकता है, उल्लंघन है ये। और इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को देख लेते हैं। तो फैक्ट हैं, भारत के राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लेख के आरोप में महाभियोग लगाया जा सकता है। यह महाभियोग संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है। महाभियोग के लिए संविधान का उल्लंघन एक व्यापक आधार है और इसे संविधानों में परिभाषित नहीं किया गया है। हालांकि कुछ सामान्य उदाहरणों में देशद्रोह, भ्रष्टाचार, सत्ता का दुरुपयोग, दुर्व्यवहार, कर्तव्य के प्रति लापरवाही और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन शामिल है। आगे क्वेश्चन नंबर 17 है, वृत्तीय गति से क्वेश्चन आया था, आप लोग याद रखेंगे, वृत्तीय गति से क्वेश्चन आया था। वृत्तीय गति में आगे क्वेश्चन, वृत्तीय गति क्या है? वृत्तीय गति से तात्पर्य किसी वस्तु की वृत्तीय पथ पर गति है। वृत्तीय गति से तात्पर्य किसी वस्तु की वृत्तीय पथ पर गति है या एक समान हो सकता है, जहाँ गति स्थिर होती है, या असमान हो सकता है जहाँ गति बदलती रहती है। प्रमुख अवधारणाओं में अभिकेंद्री बल और त्वरण शामिल है जो वृत्त के केंद्र की ओर निर्देश होते हैं, तथा कोणीय वेग और कोणीय त्वरण जैसे अवधारणाएं शामिल हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो इसी प्रकार हम सभी शिफ्ट के शिफ्ट करवाते रहेंगे, एक्यूरेट एवं एनालिसिस। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।